Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is IT Act 2000, Information Technology Act 2000, इसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें पता होगी दैट इज सेक्शन 69A of this IT Act, which empowers the government to block the public access of any information through any kind of computer resource if it threatens national security, public order और foreign relations। जो आपका मैं बात करूं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो सारी वो आती है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसके बेसिस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है। ये सेक्शन जो है गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करे, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट करे या फॉरेन रिलेशंस को थ्रेट करे, उस ऐसी इंफॉर्मेशन का पब्लिक के लिए जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करवा सकती है। मतलब कि उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक से, जो हम बात करें कि कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना या ऑनलाइन एक्सेस करना, उस एक्सेस से उसको ब्लॉक करवा सकती है, मतलब कि हटा सकती है। किन किन बेसिस पे वो आपको पता होना चाहिए, आर्बिट्ररीली नहीं। वो आपका जो मतलब जो आपका नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, है ना, फॉरेन रिलेशंस हो गया, जो सारी चीज़ें आपने आर्टिकल 19(2) में पढ़ी होती है ना, तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या है, कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है, जो भी 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उस बेसिस पे गवर्नमेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक करवा सकती है, मतलब बाई नोटिफाइंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। सो पहला तो ये पता होना चाहिए सेक्शन 69A में क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ब्लॉक करवा सकती है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करे या पब्लिक ऑर्डर को हार्म करे या फॉरेन रिलेशंस को हार्म करे, है ना। नेक्स्ट इज सेक्शन 79 इसी IT एक्ट का, वो है सेफ हार्बर क्लॉज, है ना। सेफ हार्बर क्लॉज क्या होता है? सेफ हार्बर क्लॉज करता है इट गिव्स इम्यूनिटी टू द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इन केस ऑफ यूजर पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल कंटेंट। मतलब कि मान लो फेसबुक है, फेसबुक इज अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, है ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फेसबुक में काफ़ी सारे यूजर्स हैं। अब फेसबुक का कोई एक यूजर है जिसने कुछ ऐसा अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट करा है जिसको गवर्नमेंट ब्लॉक करवाना चाहती है। तो ये जो अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट करा है, इसके लिए ये यूजर जिम्मेदार है। इसमें आप फेसबुक वालों को नहीं बोल सकते कि फेसबुक सोशल मीडिया में फेसबुक एग्जिस्ट करता है इसलिए ये दिक्कत हुई, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे क्या है कि यूज़र की गलती के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं मतलब जिम्मेदार ठहरा सकते, इसको बोलते हैं सेफ हार्बर क्लॉज, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इस केस में जब यूज़र ने ऐसा पोस्ट किया है तो गवर्नमेंट बोलेगी फेसबुक को कि आप इस यूज़र का अकाउंट डिलीट करो या फिर इसने जो पोस्ट किया उसको हटा दो, कंटेंट को हटा दो। तो बोलने के बाद भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसको नहीं हटाया, फिर ये सेफ हार्बर क्लॉज नहीं लगता। फिर आता है आपका सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, है ना। यहाँ पे फिर ये हट जाता है। अगर इसमें मतलब क्या है कि इट रिमूव्स द सेफ हार्बर immunity that is given to the social media platforms if even after the government notification on requesting to remove the unlawful content, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी उसको नहीं हटाता, तब जाके आपका क्या है ये हट जाता है। फिर आप फेसबुक भी एक तरह से क्या हो जाता है, या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह से क्या हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। समझना पड़ेगा। देखो IT एक्ट में मैंने 3 सेक्शन की बात की, एक है 69A, मतलब कि ये जो सेक्शन है ये एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट हटवा सकती है कोई भी इस तरह का कंटेंट जो उसको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करे या कुछ भी, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गाइड करके हटवा सकती है उसमें से। नेक्स्ट इज 79 सेक्शन 79 जो प्रोवाइड करता है कि किसी यूज़र ने अगर कुछ कंटेंट पोस्ट करा है तो वो यूज़र की गलती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे वो पोस्ट किया है, जैसे फेसबुक पे अगर पोस्ट किया है तो उसकी गलती नहीं है, अगर आपका एक्स पे पोस्ट किया है तो उसकी गलती नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ पोस्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने मान लो फेसबुक वालों को बोला या एक्स वालों को बोला कुछ भी कि आप इस कंटेंट को हटा दो, और उनके बोलने के बाद भी अगर इनने नहीं हटाया, फिर इसमें आपका क्या है, फिर ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। फिर इन पे जो सेफ हार्बर वाली इम्यूनिटी है सेक्शन 79 की वो वैलिड नहीं रहती, है ना। तो एक बार बोल दिया अगर गवर्नमेंट ने हटाने को, उसके बाद भी अगर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये उस पर एक्ट ना करे, फिर वो बचे नहीं रह सकते, फिर उन पे
एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। तो आपको ये सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं सेक्शन 69A। अभी ये बताया गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपका अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उन सब के बेसिस पे अगर कोई कंटेंट उनको हार्म करता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, तो उस कंटेंट का जो है पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करवा सकती है, मतलब उस कंटेंट को हटा सकती है ना। तो ये हो गया ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। नेक्स्ट इज सेक्शन 79, है ना। सेक्शन 79 में मैंने बताया क्या था, सेफ हार्बर क्लॉज, मतलब कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं वो सेफ़ हैं। अगर उनके यूज़र कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट हटवाना चाहती है, तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी गलती है, यूज़र की गलती होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन करने के बाद भी कि आप इसको हटा दो, कंटेंट को नहीं हटाया जाता अगर उस प्लेटफॉर्म से, फिर वो प्लेटफॉर्म का जो 79 में जो आपका सेक्शन 79 में जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो इनवैलिड हो जाता है, और आप मतलब जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी केस कर सकते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। तो फेल्स टू रिमूव अनलॉफुल कंटेंट आफ्टर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो इंटरमीडियरी विल लूज द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, है ना, 79(3)(b). नेक्स्ट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी आपको पता ही है, गिग इकोनॉमी क्या है, एक तरह का मार्केट सिस्टम है, फ्री मार्केट सिस्टम है, ओपन मार्केट सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी ओपनिंग्स या पोजीशंस होती है, टेम्पररी हायरिंग्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए टेम्पररी ओपनिंग्स के लिए लोगों को हायर करती है। यहाँ पे कोई भी तरह का आपका, मैं बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाला जा सकता है। कोई भी तरह का आपका जो सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, पेंशन या EPFO ऐसा कुछ, है ना। तो आपको समझ आना चाहिए। तो गिग इकॉनमी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जैसे जोमेटो के जो डिलीवरी गाइज होते हैं या स्विगी या ऐसा कुछ, है ना। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है, इज़ अ फ्री मार्केट सिस्टम विद शॉर्ट टर्म टास्क बेस्ड वर्क, है ना। तो फ्रीलांसिंग की तरह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह का, मतलब जैसे हमने हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर, है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखा जाता है उनको, उनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे टेम्पररी इंगेजमेंट्स होती है ना। नेक्स्ट, वर्कर्स इंगेज इन द गिग इकोनॉमी आर जनरली क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना। वो उस फर्म के साथ किसी तरह से लिंक नहीं होते, जो उनको हायर करती है, बस टेम्परेरी टाइम के लिए हायर किया होता है, तो उनको कॉन्ट्रैक्टर की तरह हायर किया जाता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कोलेरू लेक, इट इज़ इन आंध्रा, पता ही होगा। वन ऑफ द लाइक अगर मैं बात करूँ फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया। और दूसरी खास बात क्या है इसकी, इट इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट, रामसर वेटलैंड कन्वेंशंस, जो कि रामसर ईरान में साइन हुआ था इन 1971 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोल्लेरू लेक कहाँ पे, आंध्रा में है ना। एंड कोल्लेरू लेक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेश वाटर लेक एंड अ रामसर साइट। नेक्स्ट इज 8th शेड्यूल। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 में से आपको काफ़ी सारे फेमस पता भी होंगे, है ना। जैसे आपने एंटी डिफेक्शन पढ़ा होगा 10th शेड्यूल। 11th में आपका रूरल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जिस चीज़ पे मतलब वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। 12 वाले में अर्बन के लिए होता है ना। और यहाँ पे शेड्यूल 8 जो होता है, 8th शेड्यूल में क्या होता है आपका, लैंग्वेजेस हैं कितनी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना। कितनी है टोटल, 22। तो द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करेंटली, 22, है ना, ये भी डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर, बिल्कुल गलत। इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, है ना। बिकॉज क्यों, बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हम किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हमें सबको साथ लेके चलना होता है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के चलते हुए इंडिया हैज़ अ वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, है ना, इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं हमारे इंडिया में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और जिसमें से हिंदी और इंग्लिश जो है वो प्राइम ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। प्राइम मतलब कि उनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बाकी टोटल 22 है, कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सेकंड तो सही है, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। हाँ, वो मतलब आउट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली नहीं बोला कि हिंदी एंड इंग्लिश आर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो गलत हो जाता, क्योंकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हाँ उनमें से है तो है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis.
and I will see you all in the next lecture. Thank you once again.